नमस्कार। आज हम सफर पर निकल रहे हैं उत्तराखंड के अतीत की खोज में। सवाल ये है कि पहाड़ों, नदियों और जंगलों वाले इस खूबसूरत इलाके के हजारों साल पुराने इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है। नमस्कार। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास सुरागों का, आप कह सकते हैं, एक तरह का खजाना है। जमीन के नीचे दबी चीजें, गुफाओं में बने रंगीन चित्र, पुराने जमाने की किताबें और ग्रंथ, पत्थर पर खुदे संदेश, हाँ, शिलालेख, और हाँ, दूसरे देशों से आए मुसाफिरों ने जो देखा, सुना और लिखा वो भी। बिल्कुल, ये सभी स्रोत हैं। तो आज का मिशन है इन सारे अलग अलग सुरागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाना। देखेंगे कि कैसे उन दिनों से, जब इंसान लिखना भी नहीं जानता था, से लेकर राजा महाराजाओं के जमाने तक उत्तराखंड की कहानी सामने आती है। हाँ, और ये सोचना ही रोमांचक है। सोचिए, पत्थर के औजार और वो धुंधले पड़ चुके चित्र भी कितनी कहानियां सुना सकते हैं। बिल्कुल। और ये सारे सुराग, जिन्हें हम स्रोत कहते हैं, इतिहासकारों को राह दिखाते हैं। इन्हीं के आधार पर उत्तराखंड के इतिहास को समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अच्छा, 3 हिस्से कौन कौन से? पहला, प्रागैतिहासिक काल, यानी वो जमाना जब लिखने का कोई रिवाज नहीं था। हमें सिर्फ खुदाई में मिली चीजों से ही जानकारी मिलती है, जैसे पत्थर के औजार, गुफा चित्र। ठीक है। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल। ये बीच का दौर है जब शायद लिखना शुरू हुआ था, पर या तो वो लिखावट हम आज पढ़ नहीं पाए या उसके सबूत बहुत कम है। और तीसरा, ऐतिहासिक काल, जब से हमें पढ़े जा सकने वाले लिखित सबूत, मतलब स्पष्ट रूप से, मिलने लगते हैं। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ लड़ाइयों या राजाओं के नाम ही नहीं बताते। हाँ। ये उस जमाने के समाज, लोगों के रहन सहन, उनकी कला, उनके विश्वास, इन सब की एक झलक दिखाते हैं, जैसे अतीत में झांकने के लिए एक खिड़की मिल गई हो। वाह, एक खिड़की अतीत में। तो चलिए सबसे पुरानी खिड़की से ही शुरुआत करते हैं। पुरातत्व यानी खुदाई से मिले सबूत। सुना है उत्तराखंड में सबसे पहले इस तरह की खोज 1856 में हुई थी। हाँ, श्रेय जाता है हेनवुड को। उन्होंने चंपावत जिले में देवीधुरा नाम की जगह पर चट्टानों में कुछ अजीब से गड्ढे देखे, जिन्हें कप मार्क्स या आप कह सकते हैं ओखलियां कहा जाता है। कप मार्क्स, ओखली जैसे? जी हाँ, ये उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के मिले सबसे पहले निशान थे। बाद में 1877 में रिवेट कार्नेक जैसा खोजकर्ताओं ने द्वाराहाट जैसी जगहों पर भी ऐसे सैकड़ों कप मार्क्स खोजे। सैकड़ों? हाँ, जो कतारों में बने थे, और उन्होंने इनकी तुलना यूरोप में मिली ऐसी ही चीजों से भी की। कमाल है। मतलब हजारों साल पहले दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग एक जैसी चीजें बना रहे थे। पर ये कप मार्क्स थे क्या? कोई खास मकसद था इनका? देखिए, ये एक पहेली जैसा है। कोई कहता है कि ये अनाज कूटने या किसी और रोजमर्रा के काम आते होंगे, तो कोई इन्हें पूजा पाठ या किसी रस्म से जोड़ता है। अच्छा। देवीधुरा, द्वाराहाट के अलावा जसकोट, नौला जैनल, गोपेश्वर जैसी कई जगहों पर ये मिले हैं, जिससे लगता है कि ये उस जमाने में काफी आम रहे होंगे, भले ही इनका असली मकसद आज हमें ठीक ठीक पता ना हो। इनके अलावा डॉक्टर मदन मोहन जोशी जैसे विद्वानों ने यमुना, अलकनंदा और पश्चिमी रामगंगा घाटियों से उस जमाने के पत्थर के औजार भी खोजे हैं, जो दिखाते हैं कि इंसान यहाँ बहुत पहले से रह रहा था। तो ये तो पत्थर के औजार और कप मार्क्स की बात हुई। अगर हम गुफाओं और चट्टानों पर बनी कला की बात करें तो अल्मोड़ा का जिक्र जरूर आता है, खासकर लाखों उडियार का। बिल्कुल, लाखों उडियार यानी लाखों गुफा अल्मोड़ा के पास सुयाल नदी के किनारे है। इसे 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने खोजा था। अच्छा, MP जोशी जी। इसकी दीवारों पर बने चित्र कमाल के हैं। इंसान समूह में नाच रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं जिनमें लोमड़ी और एक कई पैरों वाली छिपकली जैसी अजीब आकृति भी है। कई पैरों वाली छिपकली? हाँ, कुछ ऐसी ही आकृति है। रंगों का इस्तेमाल भी देखिए। नीचे काला, बीच में कत्थई, ऊपर सफेद, नागफनी जैसा आकार है गुफा का। कुछ जानकार तो इसकी तुलना मध्य प्रदेश की मशहूर भीमबेटका गुफाओं से करते हैं। भीमबेटका से तुलना? इसका मतलब ये कला सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं थी, शायद पूरे भारत में फैली हुई थी। ये एक बहुत दिलचस्प संभावना है। ये दिखाता है कि शायद हजारों साल पहले भी अलग अलग इलाकों के बीच विचारों और कला का आदान प्रदान होता रहा हो। हाँ, हो सकता है। माना जाता है कि ये चित्र ताम्रपाषाण काल के हैं, यानी वो दौर जब इंसान पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल भी सीख गया था। तांबे का इस्तेमाल, ठीक है।
अल्मोड़ा में लाखों उड्यार के अलावा फड़कनौली है, जिसकी खोज यशोधर मठपाल ने की 1985 में। पेटशाला है, वो भी मठपाल जी ने खोजी। अच्छा, और भी है? हाँ, फलसीमा, लुएथाप, इन जगहों पर भी नाचते हुए, शिकार करते हुए या योग की मुद्रा में बने शैल चित्र मिले हैं। लुएथाप में लाल रंग के चित्र हैं। लाल रंग के? जी, ये सब मिलकर बताते हैं कि यह पूरा इलाका प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था। अल्मोड़ा के अलावा और कौन सी जगह है जहां से हमें पुराने जमाने के अहम सुराग मिले हैं? चमोली का नाम भी सुना है। हाँ, चमोली भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ग्वारखिया गुफा है, डुंगरी गांव के पास, अलकनंदा किनारे। ग्वारखिया नाम का कोई मतलब? कहते हैं गोरखाओं ने लूटा हुआ माल यहाँ छिपाया था, इसलिए ये नाम पड़ा। खैर, इसकी खोज राकेश भट्ट ने की। यहाँ पीले रंग की चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग के चित्र हैं। गुलाबी और लाल क्या बना है? डॉक्टर मठपाल के अनुसार कोई 41 आकृतियां हैं, 33 इंसानों की, 8 जानवरों की। इंसान त्रिशूल जैसे आकार में बने हैं। भेड़, बारासिंगा, लोमड़ी जैसे जानवर भी हैं। लगता है ये शायद पशु चराने वाले लोगों या शिकार के दृश्य हैं। पशु चारक संस्कृति। लेकिन चमोली की सबसे, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाली खोजों में से एक मलारी गांव में हुई है। मलारी गांव? हाँ, सुना है। यहाँ शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में एक गुफा खोजी थी। बाद में गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने भी खुदाई की 1982, 83 और फिर 2002 में। तो क्या मिला वहाँ? यहाँ महापाषाणकालीन शवाधान मिले हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से बनी पुरानी कब्रें, गोलाकार गड्ढे, शव के चारों ओर पत्थर। अच्छा, कब्रें? और उन कब्रों में इंसानी हड्डियों के साथ मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां जैसे घोड़े और भेड़ की, और हाँ, हत्थे वाले कटोरे भी मिले हैं जिन्हें कुतुब कहते हैं। कुतुब? जी, एक कटोरे पर तो मोनाल पक्षी का सुंदर चित्र है और चमकदार पॉलिश भी। कब्रों में इतना सारा सामान, क्या इससे ये पता चलता है कि वो लोग मौत के बाद की जिंदगी में यकीन करते थे? और घोड़े की हड्डियां? हाँ, बहुत हद तक यही लगता है। इतना सामान साथ रखने का मतलब शायद यही था कि मरने वाले को दूसरी दुनिया में इनकी जरूरत पड़ेगी। और घोड़े की हड्डियां मिलना भी अहम है। शायद घोड़ा उनके जीवन या समाज में कोई खास स्थान रखता था। और सुनिए, 2002 की खुदाई में तो यहाँ से एक नर कंकाल के साथ 5 किलो का सोने का मुखौटा और कांसे का कटोरा भी मिला। 5 किलो सोने का मुखौटा? ये तो कमाल की बात है। क्या ये किसी राजा या बड़े आदमी का रहा होगा? अंदाजा तो यही लगता है। इतना कीमती सामान शायद किसी आम आदमी की कब्र में नहीं रखा जाता होगा। ये उस जमाने के समाज में शायद ऊंच नीच या किसी खास वर्ग के होने का इशारा करता है। सही बात है। साथ ही उत्तराखंड में मिले सबसे पुराने माने जाने वाले लोहे के औजार और लोहे का जार भी यहीं से मिले हैं। सबसे पुराने लोहे के औजार? मलारी तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण जगह लगती है। जी हाँ, मलारी की तुलना पाकिस्तान की स्वात घाटी की संस्कृति और किन्नौर की समाधियों से भी की गई है, जो दिखाता है कि ये इलाका शायद दूर दराज के क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ था। चमोली में ही किमनी गांव है, थराली के पास, वहां से सफेद रंग के शैल चित्र मिले हैं। और हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी जैसे जिलों से भी कुछ खास मिला है? हाँ बिल्कुल, हरिद्वार के पास बहादुराबाद से तांबे और पत्थर के औजार और गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई की थी। गेरुए रंग के बर्तन? जी, इसे गेरुए रंग की सभ्यता का नगर भी कहा गया। पौड़ी में थापली नाम की जगह से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। अच्छा, ये नाम सुना है, PGW कहते हैं शायद, पेंटेड ग्रेवेयर। हाँ वही, ये खास तरह के मिट्टी के बर्तन होते हैं जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते हैं, और ये एक खास दौर, मतलब लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास से जुड़े हैं। इनका मिलना ये दिखाता है कि उत्तराखंड उस समय गंगा घाटी की मुख्य धारा सभ्यता से जुड़ा हुआ था। थापली से धान की खेती के सबूत भी मिले हैं। धान की खेती? जी, पौड़ी में ही रानी हाट है, श्रीनगर के पास। वहां के औजारों से पता चलता है कि वहां के लोग लोहा गलाने में माहिर थे। मछली मारने, शिकार करने के लिए औजार बनाते थे। अच्छा, स्थानीय लोहा गलाकर। हाँ, उत्तरकाशी में पुरोला एक और, आप कह सकती हैं, रहस्यमयी जगह है। यहाँ कमल नदी के किनारे खुदाई में एक खास चीज मिली, उड़ते हुए गरुड़ के आकार की ईंटों से बनी एक वेदी। गरुड़ के आकार की वेदी? अरे वाह। साथ ही लोहे का फरसा और जानवरों की बहुत सारी हड्डियां भी मिली हैं, जिससे लगता है कि यहाँ शायद पशु बलि जैसी कोई रस्म होती होगी। पशु बलि? और पुरोला से एक और पहेली मिली है, काले रंग में लिखा एक लेख जिसकी लिपि शंख लिपि बताई जाती है। शंख लिपि? ये क्या है? क्या इसे पढ़ा जा सकता है? यही तो रहस्य है।
शंख लिपि एक बहुत पुरानी लिपि है जो भारत में कुछ ही जगहों पर मिली है और इसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। अच्छा, मतलब ये अभी भी एक पहेली है? जी हाँ, पुरोला के अलावा गोपेश्वर और बाड़ाहाट उत्तरकाशी में मिले पुराने त्रिशूलों पर भी इसी लिपि में कुछ लिखा है। सोचिए अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो कितना कुछ नया पता चल सकता है। बिल्कुल। इनके अलावा पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 तांबे की बनी इंसानी आकृतियां मिली हैं। चंपावत के देवी धुरा का जिक्र तो हमने किया ही, जहां हेनवुड ने सबसे पहले कप मार्क्स खोजे थे। हाँ। तो ये सारी खोजें मिलकर दिखाती हैं कि प्राचीन उत्तराखंड में लोग सिर्फ रह ही नहीं रहे थे, बल्कि उनकी अपनी कला, तकनीक, रीति रिवाज और शायद अलग अलग भाषाएं और लिपियां भी थीं। वाह, तो पत्थर, मिट्टी और गुफाओं ने तो काफी कुछ बता दिया। अब जरा कागजों और किताबों की दुनिया में चलते हैं। लिखित स्रोतों में उत्तराखंड का जिक्र कैसे आता है? देखिए, लिखित स्रोतों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देख सकते हैं, धार्मिक और अधार्मिक। ठीक है। धार्मिक ग्रंथों में सबसे पुराना जिक्र शायद ऋग्वेद में मिलता है, जहां इस इलाके के लिए देवभूमि या मनीषियों की पूर्ण भूमि जैसे नाम आए हैं। देवभूमि, ये नाम तो आज भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ। ऐत्रेय ब्राह्मण इसे उत्तर का कुरु कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार से वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण, हाँ, इसका नाम बहुत आता है। बिल्कुल। इसमें उत्तराखंड के लिए ब्रह्मपुर, खशदेश, उत्तरखंड जैसे कई नाम इस्तेमाल हुए हैं और यहीं पर वो मशहूर बंटवारा मिलता है। गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। केदारखंड और मानसखंड, ये विभाजन तो आज भी बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, आज भी प्रासंगिक है। स्कंद पुराण इन दोनों को मिलाकर खशदेश भी कहता है और ये भी बताता है कि नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों को अलग करता है। अच्छा, नंदा देवी विभाजक रेखा। जी, स्कंद पुराण हिमालय को 5 हिस्सों में बांटता है: नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर, शायद हिमाचल का हिस्सा और कश्मीर। दूसरे पुराणों में कुमाऊं के लिए कूर्माचल नाम भी आया है, जिससे शायद कुमाऊं शब्द बना। बौद्ध ग्रंथ इसे हिमवंत कहते हैं। हिमवंत, हिमालय से जुड़ा हुआ। हाँ, महाभारत में तो इस इलाके का जिक्र बार बार आता है, स्वर्ग भूमि, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि जैसे नामों से। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन है और केदारखंड और मानसखंड की सीमाओं का भी जिक्र है। महाभारत में भी? हाँ, किरात राजा और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन भी यहीं से जुड़ा है, शिवप्रयाग के पास। एक और ग्रंथ कौशित की ब्राह्मण कहता है कि वाग्देवी यानी सरस्वती बद्रिकाश्रम में निवास करती थी। सरस्वती का निवास? और माना जाता है कि व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में ही महाभारत के आदि रूप यानी षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी। ये सब दिखाता है कि प्राचीन काल से ही ये क्षेत्र कितना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। ये तो हुई धार्मिक ग्रंथों की बात। क्या आम साहित्य या इतिहास की किताबों में भी उत्तराखंड का जिक्र है? हाँ, कई जगह। महान वैयाकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी में जिक्र है। फिर कालिदास के मशहूर नाटक और काव्य जैसे रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। कालिदास, हाँ, मेघदूत में तो यक्ष की कहानी है। जी, बाणभट्ट का हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, इन सब में इस हिमालयी क्षेत्र का जिक्र आता है। अच्छा। कश्मीर के इतिहास पर लिखी कल्हण की राज तरंगिणी में तो ये भी लिखा है कि कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने गढ़वाल इलाके को जीता था। ओह, मतलब यहाँ बाहर के राजाओं का भी दखल रहा है। बिल्कुल। और क्या लोक कथाओं या गीतों में भी इतिहास छिपा हो सकता है? हाँ, ये तो जरूर होगा। लोक कथाएं? यकीनन। उत्तराखंड की लोक परंपरा बहुत समृद्ध है। यहाँ की जागर गाथाएं हैं जो देवताओं को बुलाने के लिए गाई जाती हैं। जागर? हाँ, सुना है। राजुला, मालुशाई जैसी प्रेम कथाएं, रमोलाओं की वीर गाथाएं, पवाड़े यानी लड़ाइयों के गीत, हुड़की बोल जो हुड़की बजाते हुए गाई जाती हैं, ये सब सिर्फ मनोरंजन नहीं है। इनमें इतिहास की झलकियां, समाज की बातें और पुराने रीति रिवाज छुपे होते हैं। यहाँ तक कि बाद के दौर के मुस्लिम इतिहासकारों की किताबों जैसे जहांगीरनामा या तारीख़ बदायूनी में भी इस इलाके का जिक्र मिलता है। अच्छा, मुगल काल में भी? जी, ये सब मिलकर इतिहास की एक ज्यादा पूरी तस्वीर बनाते हैं। धार्मिक, साहित्यिक, लोक परंपराएं, सब मिलकर। अब उन लोगों की बात करते हैं जो बाहर से यहाँ आए। क्या विदेशी यात्रियों ने भी उत्तराखंड के बारे में कुछ लिखा है? हाँ, इसमें सबसे मशहूर नाम है 7वीं सदी में आए चीनी यात्री हुएनसांग का। हुएनसांग, हाँ, इनका नाम तो इतिहास में बहुत आता है। जी, उसने अपनी यात्रा का विवरण सी यू की नाम की किताब में लिखा है। उसने उत्तराखंड के एक बड़े राज्य का जिक्र पोलीहीमोपोलो नाम से किया है, जिसे ज्यादातर इतिहासकार ब्रह्मपुर मानते हैं। पोलीहीमोपोलो, ब्रह्मपुर? हाँ, उसने हरिद्वार को
मोयूलो कहा, शायद मायापुरी या मयूरपुरी, और उसका आकार भी बताया, करीब 20 ली। 20 ली कितना होता होगा ये? अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर उसने माप दिया है। उसने एक और जगह गोविशाण का जिक्र किया, जिसकी पहचान आज के काशीपुर से की जाती है। कनिंघम जैसे बाद के पुरातत्वविदों ने ह्वेनसांग के बताए रास्ते का अनुसरण करके कई पुरानी जगहों की पहचान की। ह्वेनसांग ने कालसी को भी सुधन नगर के रूप में देखा था। बाहरी लोगों का नजरिया तो वाकई अहम होता होगा, क्योंकि वो उन चीजों को भी नोट कर सकते हैं जो स्थानीय लोगों के लिए शायद आम होती हैं। बिल्कुल। ह्वेनसांग जैसे यात्रियों के विवरण हमें पुराने नामों की पुष्टि करने, शहरों के आकार और महत्व को समझने और उस समय के व्यापारिक या धार्मिक मार्गों का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे ठोस सबूतों पर। पत्थर पर खुदे लेख यानी शिलालेख और पुराने सिक्के, जी, इनसे क्या पता चलता है? देखिए, ये स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे सीधे राजाओं, उनके वंशों, उनके समय और उनके आदेशों के बारे में बताते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, उसमें इस इलाके को कर्तपुर या कार्तिकेयपुर नाम से गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। कर्तपुर, कार्तिकेयपुर। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि तालेश्वर से मिले तांबे के पत्रों में कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर दोनों नाम मिलते हैं। दोनों नाम एक साथ? जी, जबकि पांडुकेश्वर से मिले पत्रों में सिर्फ कार्तिकेयपुर है, और जैसा हमने कहा ह्वेनसांग ने सिर्फ ब्रह्मपुर का जिक्र किया था। ये थोड़ा उलझाने वाला है। एक ही जगह के अलग अलग नाम या अलग अलग जगहें। हाँ, ये एक सवाल है। हो सकता है कि अलग अलग समय में प्रशासनिक राजधानियों या क्षेत्रों के नाम रहे हों, या शायद अलग अलग राजवंश अलग अलग नामों का इस्तेमाल करते थे। ये दिखाता है कि इतिहास हमेशा सीधा सरल नहीं होता, उसमें परतें होती हैं। सबसे मशहूर शिलालेखों में से एक है देहरादून जिले में कालसी का अशोक का शिलालेख। कालसी, हाँ, इसका जिक्र अभी आया था। जी, इसे 1860 में फॉरेस्टर में खोजा था। ये यमुना और टोन्स नदियों के संगम के पास है। अशोक का शिलालेख यानी मौर्य साम्राज्य के निशान यहाँ तक थे? हाँ, बिल्कुल। ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इसमें अशोक ने अपने साम्राज्य में हिंसा छोड़कर अहिंसा अपनाने और जन कल्याण के काम करने की बात कही है। अहिंसा का संदेश। हाँ, उसने इस इलाके को अपरांत और यहाँ के रहने वालों को पुलिंद कहा है। इस पर एक हाथी का सुंदर चित्र भी बना है, जिसके नीचे गजता में लिखा है संस्कृत में, यानी श्रेष्ठ हाथी। इसे बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। गजता में हाथी? जी। इसी तरह देहरादून में लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है, जो शायद कत्यूरी वंश की थी। उसमें इस इलाके को सिंहपुर कहा गया है। सिंहपुर? हाँ, एक और नाम। हाँ, और सिक्के, क्या उनसे भी राजाओं के बारे में पता चलता है? सिक्के भी मिले हैं? हाँ, अल्मोड़ा के पास कत्यूर घाटी से कुणिंद राजाओं के चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं। ये शायद इस इलाके की सबसे पुरानी मुद्रा है। कुणिंद राजा? जी। इन सिक्कों पर शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मार्गभूति जैसे राजाओं के नाम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। इनसे पता चलता है कि मौर्यों के बाद यहाँ कुणिंदों का एक शक्तिशाली राज्य था। अच्छा, हाँ। तो मौर्यों के बाद कुणिंद। जी। इनके अलावा गोपेश्वर और बाड़ाहाट के त्रिशूल लेखों पर नाग राजाओं जैसे विश्वनाग, गोहनाग और एक नेपाली शासक अशोक चल्ल के नाम शंख लिपि में मिलते हैं। वही शंख लिपि फिर से? हाँ, वही रहस्यमयी लिपि। बागेश्वर से मिले लेख कत्यूरी राजाओं के बारे में बताते हैं। बसंत देव, खरपर देव, निम्बर वंश। पलेठी टेहरी से नागवंश की जानकारी मिलती है। बास्ते ताम्रपत्र से गोरखा सेना नायक का पता चलता है। बाप रे, कितने सारे अभिलेख और सिक्के! जी हाँ, ये सारे अभिलेख और सिक्के मिलकर उत्तराखंड के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का ढांचा तैयार करते हैं। शासक, वंश, समय सब पता चलता है। हमने प्रागैतिहासिक काल देखा, ऐतिहासिक काल के लिखित और पुरातात्विक सबूत देखे। अब वो बीच का दौर, जिसे आपने आद्य ऐतिहासिक काल कहा था, उसके बारे में क्या पता चलता है जब मिथक और इतिहास मिलते हुए लगते हैं? हाँ, आद्य ऐतिहासिक काल, ये वो दौर है जब हमें पौराणिक कथाओं और शुरुआती ऐतिहासिक सबूतों का एक तरह का मिश्रण मिलता है। जैसे मान्यता है कि जल प्रलय के बाद जीवन की शुरुआत माणा के पास अलकापुरी में हुई। बद्रीनाथ के पास की गुफाएं, गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, इनको वेदों पुराणों की रचना स्थली माना जाता है। हाँ, ये कथाएं तो सुनी हैं। पांडवों के यहाँ आने की कथाएं, महाभारत और रामायण की रचना यहीं होने की मान्यता,
ये सब इसी दौर से जुड़ती हैं। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा और पृथ्वी का मानदंड कहा। देवात्मा। ग्रंथों में यहाँ यक्ष, किन्नर, किरात, खश जैसी प्राचीन जातियों के बसने का जिक्र है। ये साहित्यिक बातें हुई। और पुरातत्व, क्या वो इन बातों से जुड़ता है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि पुरातत्व भी इस दौर के कुछ साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि करता है। जैसे काशीपुर, जिसे हुएनसांग ने गोविशाण कहा था, हाँ, गोविशाण, वहां खुदाई में लगभग 2600 ईसा पूर्व की पक्की ईंटें मिली हैं। 2600 ईसा पूर्व मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय की। लगभग उसी दौर की। ये दिखाता है कि गोविशाण वाकई एक बहुत पुराना नगर था। इसी तरह हरिद्वार, गंगाद्वार, कनखल, श्रीनगर, जिसे शायद सुबाहुपुर कहते थे, शत्रुघ्न नगर, इन स्थानों को भी प्राचीन नगर माना जाता है। हरिद्वार और कनखल से जो गेरुए रंग के बर्तन मिले हैं, उनके आधार पर इन्हें खास गेरुए रंग की सभ्यता से जोड़ा गया है। तो आप देखिए कैसे पौराणिक मान्यताएं और जमीनी हकीकत यानी पुरातात्विक सबूत मिलकर इस क्षेत्र के शुरुआती इतिहास की कहानी कहते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड का इतिहास किसी एक किताब या एक खोज से नहीं बना, बल्कि ये तो एक बड़ी पहेली की तरह है जिसके टुकड़े हमें गुफाओं, खंडहरों, पुराने ग्रंथों, लोकगीतों, सिक्कों और शिलालेखों में बिखरे मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक जिगसॉ पजल जैसा है। लाखों उडियार के नाचते हुए इंसानों से लेकर मलारी की कब्रों और सोने के मुखौटे तक। हाँ। स्कंद पुराण के केदारखंड मानसखंड से लेकर कालसी में अशोक के शांति संदेश तक हर टुकड़ा कहानी का एक हिस्सा बताता है। और कभी-कभी वो टुकड़े उलझा भी देते हैं। हाँ बिल्कुल, कभी ये टुकड़े आसानी से जुड़ जाते हैं, कभी ये हमें उलझा देते हैं, जैसे वो कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर के अलग अलग नाम, या कपमार्क्स का असली मकसद क्या था। ये सब इतिहास की खोज को और रोमांचक बनाते हैं। ये सफर तो वाकई रोमांचक रहा। हमने देखा कि कैसे इतने अलग अलग तरह के सुराग मिलकर एक पूरे क्षेत्र के हजारों साल के अतीत को जैसे जिंदा कर देते हैं। हाँ, और ये हमें सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं बताते, बल्कि ये भी समझने में मदद करते हैं कि समय के साथ यहाँ की संस्कृति, पहचान और लोगों की सोच कैसे बदली और विकसित हुई। इतिहास सिर्फ तारीखें याद करना नहीं है, सही कहा, बल्कि अतीत के लोगों और उनके जीवन को समझने की कोशिश है। और जाते जाते एक सवाल मन में रह गया है। आपने पुरोला और उन त्रिशूल लेखों पर मिली उस रहस्यमयी शंख लिपि का जिक्र किया था जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। शंख लिपि, जरा सोचिए, अगर कर कोई उस लिपि को पढ़ ले तो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के और कितने पन्ने खुल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। शायद उन लोगों की भाषा, उनके विचार, उनका समाज, जिनके बारे में आज हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये खोज है जो भविष्य के इतिहासकारों और भाषाविदों का इंतजार कर रही है, एक अनसुलझी पहेली। चलो दोस्तों, अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।